कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समटाइम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो है ना वो डरे हुए होते हैं, वो सोच रहा होता है कि यार मैं कॉन्ट्रैक्ट तो कर लूं लेकिन बाद में अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सका तो फिर क्या होगा। भाई फॉर एग्जांपल इसकी एक इजी एग्जांपल जैसे लोगों को समझ आ जाती है कि मैं मुझसे अगर कोई आके कहता है हाँ जी आप जो है वो हमें इतना लोहा इतने का बेच सकते हैं। अब मैंने लोहा मंगवाया हुआ है फर्ज करें स्पेन से, ठीक है, स्पेन से वो एक बड़े रूट से लंबे चौड़े रूट से घूम के समंदर के रास्ते से घूम के पाकिस्तान तक पहुंच रहा है और वो तारीख उसकी एक्सपेक्टेड है कि उसने 25 जनवरी को पहुंच जाना है। अब मैंने 25 जनवरी को अगर मेरे पास वो लोहा पहुंच जाएगा तो मेरे लिए वो लोहा बेचना आसान हो जाएगा। लोहा आ रहा था, ठीक है, बस चिलगोजे मंगवाने चाहिए। तो अब अगेन चले हाँ स्पेन में फर्स्ट करें चिलगोजे जो है वो सस्ते मिलते हों और जो है ना यूनिक किस्म के चिलगोजे होते हो और स्पेन से जो है वो चिलगोजे आ रहे हैं। अब ऐसे में 25 तारीख को पहुंचने का टाइम है, मुझे एक भाई साहब ने आके कहा कि हाँ भाई क्या आप 26 तारीख को मुझे चिलगोजे बेचेंगे अगर मैं आपको 8,000 रुपए दूं। अब मैं कहूँ हाँ मैं आपको 26 तारीख को चिलगोजे बेचूंगा अगर आप 8,000 रुपए मुझे दें। मैंने उसे डील कर ली, पता ही लगा कि रास्ते में किसी तूफान की वजह से वो जहाज थोड़ा सा रुका, बहरी जहाज, और वो पहुंचा 30 को और मैंने डील क्या की हुई थी 26 को। अब जब 26 को उस बंदे ने आगे कहा दो मुझे 8,000 रुपए में चिलगोजे, अब 8,000 के तो मैं तब उसे दे पाता जब मुझे स्पेन का सस्ता चिलगोजा मिलता। और कानूनी तौर पे मैं तो बाउंड हूँ, मार्केट जाऊंगा पता लगे 12,000 के चिलगोजे खरीद के 8,000 का उसको देना पड़ा क्योंकि मैं कानूनी तौर पे बाउंड था। तो मैंने क्या गलती की, या उस चीज को आने नहीं दिया, मतलब मैं उसे कहता यार अभी बात नहीं करते, जरा कुछ अरसे बाद एक दफा माल आ जाए फिर बैठ के बात करेंगे, या मैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल देता। मैं कह देता कि देखो अगर 25 तारीख को मेरे जो स्पेन से आने वाला जो कंसाइनमेंट है चिलगोजों की अगर वो आ गई तो मैं तुम्हें 26 तारीख को 8,000 रुपए के रेट से चिलगोजे दे दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंटिजेंट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि मैंने इसको डिपेंडेंट कर दिया किसी इवेंट पे, और इवेंट होना चाहिए अनसर्टन, इवेंट होना चाहिए फ्यूचर का। तो फ्यूचर के एक अनसर्टन इवेंट के ऊपर मैंने डिपेंडेंट कर दिया कि अगर वो इवेंट हो गया तो मैं तुम्हें चिलगोजे दे दूंगा और अगर वो इवेंट ना हुआ तो मैं चिलगोजे नहीं दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों तरफ जा सकता है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो ये 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैं ऐसा करूंगा अगर ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं करूंगा अगर ऐसा हो गया, मैं ऐसा करूंगा अगर ऐसा ना हुआ, मैं ऐसा नहीं करूंगा अगर ऐसा ना हुआ। तो डू और नॉट टू डू और डज और, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा। इफ सम इवेंट, अगर कोई इवेंट कोलैटरल कनेक्टेड जो चिलगोजों से मेरा बहरी जहाज का आना आपस में कनेक्टेड है ना, वो आएगा तो मैं चिलगोजे दे सकूंगा। टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और, हाँ अब अगर मैं कहूं कि देखो मार्केट में अगर चांदी की प्राइस ऊपर हो गई तो मैं तुम्हें चिलगोजे नहीं बेचूंगा, तब चिलगोजे के बेचने का मार्केट की चांदी की प्राइस से अगर कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना निकला तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये तो फिर मैंने एक शर्त लगा ली है कि देखते हैं जी मार्केट में सिल्वर की क्या प्राइस जाती है, अगर इस तरह की प्राइस हो गई तो मैं तुम्हें बेचूंगा वरना नहीं बेचूंगा। तो ये वेजर बन जाएगा, ये शर्त बन जाएगी। तो शर्त में और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फर्क ये है कि आप एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर कंटिजेंट करते हैं और वो अनसर्टेन इवेंट कोलैटरल होता है। कोलैटरल मतलब कनेक्टेड होता है, उसका कोई लिंक होता है। तो ये टू डू और नॉट टू डू, डज और डज नॉट, ये चारों तरह की बात समझ आ गई। मेरी ही इसी एग्जांपल में ये चारों टोन देख लेते हैं। मैं आपको चिलगोजे दूंगा, मैं आपको स्पेनिश चिलगोजे दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया, डू डज हैपन। मैं आपको लोकल चिलगोजे नहीं दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया, नॉट टू डू डज हैपन। मैं आपको लोकल चिलगोजे दूंगा अगर बहरी जहाज ना आया, टू डू समथिंग डज नॉट हैपन। मैं आपको लोकल चिलगोजे नहीं दूंगा, सॉरी इंपोर्टेड चिलगोजे या स्पेनिश चिलगोजे नहीं दूंगा अगर बहरी जहाज ना आया, मैं ऐसा नहीं करूंगा अगर ऐसा ना हुआ। तो इसकी टोन कुछ भी हो सकती है, आई विल डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, इफ दैट इज डज हैपन और डज नॉट हैपन। तो यहाँ किताब थोड़ा सा बताना चाहती है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वो कहते हैं भाई इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, ये डिपेंड करता है अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, किसी फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग और
नॉट हैपनिंग पे बात करता है। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, इवेंट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए। पहली बात किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करे, नंबर 2 इवेंट का कनेक्शन हो, और नंबर 3 इवेंट अनसर्टन हो। वो कहे अगर सर्दियों की पहली मंडे आ गई, उसने आना ही है। अगर शाम 7 बज गए, होना ही होना है। तो कुछ इवेंट होते हैं जो सर्टन होते हैं, जिन्होंने होना होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने हो जाना होता है, लेकिन अनसर्टन वो है जिसका होना ना होना आपको डाउट में है। वो बहरी जहाज 26 तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आपको उस पर डाउट है। इवन वो बहरी जहाज पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये भी कोई कंफर्म बात नहीं है। तो क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल ये बात समझ आई है? देन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कंटिंजेंट और वेजरिंग के दरमियान फर्क देखेंगे। वेजरिंग भी तो तकरीबन ऐसा ही होता है, एक बंदा दूसरे से शर्त लगा लेता है, अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसे करूंगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा दूसरे से कहता है कि देखो बाबर आजम ने जो है वो 2 मैचेस में सेंचुरी कर ली सीरीज के, तो मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा। कॉन्फिडेंस ही बहुत है, ठीक है, कि नहीं करनी बाबर आजम ने 2 मैचों में सेंचुरी। तो अब ये टेक्निकली ये भी तो फ्यूचर इवेंट है, ये भी तो अनसर्टन है। यहाँ पे भी 2 पार्टीज हैं, यहाँ पे भी तो एक ऑफर दे रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये शर्त क्यों है? कनेक्शन नहीं है इन पार्टीज का, उस चीज के होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर आजम की 2 सेंचुरियां कर लेने से इन लोगों की किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल मामले पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे केस में वो जो स्पेनिश चिलगोजे नहीं पहुंचने से तो मुझे फर्क पड़ता था, क्योंकि उनके होने ना होने से ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट था। तो अगर पीसीबी कहे बाबर आजम को कि अगर तुमने 2 मैचेस में सेंचुरी कर ली तो हम तुम्हें 20 लाख रुपए इनाम देंगे, ये सही है, ये है, ये भी अनसर्टन। लेकिन अब इसका कनेक्शन है, उसके करने से, उस सेंचुरियां करने से पीसीबी की साख या पीसीबी की परफॉर्मेंस को फर्क पड़ता है। तो ऐसे में जब भी 2 लोग आपस में डील कर रहे हैं तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इवेंट है वो किस तरह से है। तो अगर किताब से पूछें तो कहते हैं कि 4 डिफरेंसेस हैं दोनों में। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कानून के मुताबिक वैलिड है और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कानून ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया हुआ है वॉइड। याद हम एक बात करते हैं कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, उस लिस्ट में से एक है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग को लॉ ने एक्सप्रेसली कहा है कि ये मना है और कंटिजेंट अलाउड है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ द इवेंट में, जबकि यहाँ पार्टीज का रियल इंटरेस्ट नहीं है, सिवाय इसके कि उनको विनिंग या लूजिंग द अमाउंट के ऊपर परेशानी है। देन यहां फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट सिर्फ कनेक्टेड है, जबकि यहां है ही अनसर्टेन इवेंट। अगर बारिश हो गई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, जबकि एक बंदे ने दूसरे से कहा कि मैं आपको कल चिलगोजे सप्लाई करूंगा अगर बारिश ना हुई तो। एक बंदा चिलगोजे सप्लाई कर रहा है, दूसरे ने उसे पैसे देने हैं, और एक कनेक्टेड इवेंट है बारिश। यानी 3 चीजें हो गई, चिलगोजे, पैसे और बारिश। कॉन्ट्रैक्ट है चिलगोजे और पैसे का, और बारिश सिर्फ कनेक्टेड है। और दूसरी तरफ उस बंदे ने क्या कहा था, अगर बारिश हो गई मैं पैसे दूंगा। तो बेसिकली वो एक तरफ की कंसिडरेशन है बारिश का होना, जबकि मेरी पिछली एग्जांपल में एक तरफ कंसिडरेशन है चिलगोजे, एक तरफ कंसिडरेशन है पैसे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है बारिश के होने ना होने के ऊपर। बात समझ रहे हैं? तो हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट सिर्फ कनेक्टेड है, असल मुद्दा कुछ और है, और यहाँ वही इवेंट ही असल मुद्दा है। ये बात समझ आई? देन आखिरी बात, उसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी। याद करें जब ए ने बी को कहा था कि मैं अगर आपको पैसे, ए दे रहा था बी दे रहा था, ए ने कहा था अगर मैं आपको 8,000 रुपए दूं तो क्या आप मुझे 1 केजी चिलगोजा देंगे। जब इनका प्रॉमिस हो गया था तो मैंने आपको कहा था ये 2 प्रॉमिसेस है, एक बंदा चिलगोजा देने का वादा कर रहा है और एक बंदा पैसा देने का वादा कर रहा है। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। लेकिन वेजरिंग में हो सकता वन साइडेड, एक बंदे ने खुद ही से कह दिया कि बाबर आजम सेंचुरी करेगा तो मैं तो इनाम दूंगा, जबकि दूसरे बंदे ने बदले में कोई प्रॉमिस नहीं किया हो। तो वेजरिंग वन साइडेड भी हो सकती है, 2 साइडेड भी, लेकिन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 2 साइडेड होगा, दोनों के दोनों पार्टीज ने कोई ना कोई वादा किया होगा। यहाँ वेजरिंग और कंटिजेंट के फर्क में अगर कोई सवाल? जी, डेथ सर्टेन है या अनसर्टेन है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जो लॉ है वो डेथ को सर्टेन इवेंट मानता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेथ को अनसर्टेन मानता है। हाँ, अब अगेन वही वाली बात है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसने डेथ के ऊपर अलग से बात नहीं की, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जो लॉ है
वो डेथ को सर्टेन इवेंट काउंट करता है, तो इधर फिर हम उसको अनसर्टेन कहेंगे। तो ये जो आपके इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जी अगर डेथ हो गई तो इस तरह से होगा, तो वो भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये याद रहे कि नेगोशिएबल के लॉ ने डेथ को सर्टेन बोला है और इन लोगों ने डेथ पे कोई बात नहीं की, तो ये डेथ का कॉमन मतलब अनसर्टेन ही लेते हैं जी। अगर बारिश का उनका सर्टेन इवेंट मान सकते हैं, अगर वो वेदर फोरकास्टिंग ही बोल रहे हैं जी, अगेन अगर बारिश का वेदर फोरकास्ट भी बोल दे कि जी बारिश होनी है, तो क्या आप उसको सर्टेन इवेंट मान सकते हैं? ये जो आपकी ज्योग्राफिकल चीजें होती हैं, इसमें जो है ना इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं कि आप 100% सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, चाहे जितना मर्जी आपकी साइंस ने कर दी हो। जैसे ये चांद वाला मामला, साइंस जितनी भी तहकीक करके कुछ ना कुछ करके वो बिल्कुल प्रिडिक्शन दे देती है कि चांद निकले ही निकले, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता। तो बहुत सारी ये इस तरह की चीजें हैं जो इंसान के कंट्रोल से बाहर है, इसको नॉर्मली हम अनसर्टेन ही काउंट कर रहे होते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेशन भी है कि बारिश होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। देखें, जो भी बंदा बहरी जहाज से माल मंगवा रहा है वो क्यों मंगवा रहा है? हालांकि वो तो डूब भी सकता है, बट वेदर, हालात, जहाज की क्वालिटी की बेस पे उसको 95% चांस होता है कि जहाज पहुंचेगा, लेकिन स्टिल आप 100% श्योर नहीं हो सकते, तो वो एक अनसर्टेनिटी रहती है। तो इसी तरह से बारिश का फोरकास्ट जितना मर्जी पक्का भी हो, हमने बहुत दफा ऐसा देखा है कि बारिश का ऐसा जालिम फोरकास्ट होता है और चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। कई दफा एक तूफान का पता ही नहीं दे रहे होते वेदर के इंस्ट्रूमेंट, और एकदम से आता है और चीजों को तहस नहस कर देता है। तो कुछ चीजें जज हुई भी होती हैं, लेकिन कई दफा कुछ अचानक से सिचुएशन बदलती है और जो हमारे रेडार्स और वो उस तरह से नहीं बता रहे होते। तो इसलिए बारिश जो है वो उसका होना या ना होना टिपिकली अनसर्टन माना जाता है, टिपिकली जी। अगर क्या है इसका मतलब है वेजरिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, हमें से वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हमें से वेजरिंग एग्रीमेंट लिखना चाहिए कि वेजरिंग एग्रीमेंट है। चूंकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा ही नहीं, ये तो शुरू से ही गलत है। तो बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, यहाँ पे वेजरिंग एग्रीमेंट लिखा होना चाहिए। कोलेटरल की कोई मिसाल है? कोलेटरल की कोई मिसाल, कोलेटरल का मतलब है उसका कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप कहें कि सर वो एक स्पेशल सेशन करते हैं सवाल जवाब का अगले सैटरडे को, तो मैं आपसे कहता हूं देखो अगले सैटरडे को हम जरूर सवाल जवाब का सेशन कर लें, अगर गवर्नमेंट ने हमें बंद ना किया तो। क्यों? क्योंकि अगला सैटरडे आ रहा है बसंत के दिनों में, और जब बसंत होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद कर दे, और फिर उसको इंश्योर करने के लिए पक्की तरह से एनफोर्स करे कि नहीं जी कॉलेजेस के अंदर लोग ना आए, ताकि बच्चों की मूवमेंट कम से कम हो और वो जो डोर फिरने वाला खतरा है वो और कम हो जाए। तो अब अगेन हमारी अगले सैटरडे पे कोई स्पेशल क्लास करें या ना करें का बड़ा गहरा ताल्लुक है कि गवर्नमेंट उस दिन ऑफ करती है या ऑन करती है। ठीक है, इवन गवर्नमेंट अनाउंस भी कर दे तो भी कई दफा क्या होता है गवर्नमेंट फिर अपनी अनाउंसमेंट रिवर्स कर लेती है। तो इस वक्त इसका हमसे ताल्लुक है। फिर इसी तरह से अगर एक बंदा एक जमीन वो एक घर खरीद रहा है, वो कह रहा है मैं घर तो खरीद रहा हूं लेकिन मैं एक दफा एलडीए से कंफर्म कर लूं कि इसका नक्शा अप्रूव है या नहीं। अगर एलडीए ने आके चेक करके और इसका नक्शा देखने के बाद मुझे ओके कर दिया तो मैं ये घर खरीद लूंगा। तो जाहिर है एक बंदा जो घर खरीद रहा है उसका घर खरीदने का बड़ा गहरा ताल्लुक है इस चीज से कि एलडीए वाले आके उस घर को देखने के बाद उसको कंफर्म कर रहे हैं। हाँ, अगर वो कहे कि मैं चेक कर लूं एलडीए के पास इसका नक्शा अप्रूव फॉर्म में पड़ा या नहीं पड़ा, दूसरे ने कहा पड़ा है, अभी अनसर्टेन इवेंट नहीं है, नक्शा तो पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो पहली एग्जांपल थी जिसमें एलडीए वाले आके देखेंगे और देख के बताएंगे कि ये घर सही नक्शे के मुताबिक बना है या नहीं बना। तो कोलेटरल का मतलब होता है कनेक्टेड कोई चीज। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी ऐसी शर्तें होती हैं जो कनेक्ट कर रही होती हैं। जैसे अभी हमने आज एग्जांपल में को 8-10 इस तरह की कंडीशंस देख ली हैं। तो यहाँ पे कोलेटरल होता है और वहां वो कोलेटरल नहीं होता, यहां सिर्फ कोलेटरल होता है, वहां कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। बात क्लियर है? आखिरी बात, डिफरेंट रूल्स, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट रूल्स, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की हैपनिंग नॉट हैपनिंग के ऊपर जो डिफरेंट तरह के रूल्स हैं वो किस तरह से उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की हैपनिंग अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की या नॉट हैपनिंग अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की। 4 रूल्स हैं, बहुत ही आसान से हैं, कॉमन सेंस वाले हैं। यानी सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर इवेंट डिपेंड कर रहा हो हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, मैंने कहा अगर बहरी जहाज आ गया तो मैं आपको चिलगोजे दे दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस दिन वैलिड होगा?
जब बहरी जहाज आ जाएगा तो वैलिड हो जाएगा। ये वॉइड किस दिन होगा? जब वो ना आए। अब ये जब टाइम तो मैंने बताया ही नहीं, तो अब वो जिस वक्त भी पता लग जाएगा कि बहरी जहाज डूब गया, उस वक्त ये कंफर्म हो जाएगा कि बहरी जहाज नहीं आएगा। अदरवाइज ये कौन सा दिन है जब बहरी जहाज नहीं आएगा तो मैं चिलगोजे नहीं सप्लाई करूंगा? ठीक है, 25 तो पिछली एग्जांपल में था ना। अभी मैंने जो करंट एग्जांपल दी है उसमें मैंने 25 नहीं बोला। मैंने कहा अगर बहरी जहाज आ गया तो मैं आपको चिलगोजे बेचूंगा। तो अगर कोई टाइम फिक्स ना हो तो फिर क्या होता है, इवेंट हो जाता है तो एनफोर्सेबल है, और अगर इवेंट किसी वजह से इम्पॉसिबल हो जाए कि चांस ही खत्म हो गया उसके होने का, तो फिर वो वॉइड होता है, क्योंकि मैंने टाइम नहीं बताया हुआ। लेकिन जहां टाइम बता दिया होगा जिंदगी आसान हो जाएगी। ये कब वैलिड होगा? जब टाइम बता दिया जाए। अगर इवेंट उस टाइम में हो जाएगा, मैं कहूँ 26 तारीख तक बहरी जहाज आ गया, तो अगर 26 तारीख तक बहरी जहाज आ गया तो वैलिड है, और 26 तक ना आया तो वॉइड। ये 26 से पहले डूब गया तो भी वॉइड। तो अगर पहले इम्पॉसिबल हो जाएगा, टाइम गुजर जाए, और यहां सिर्फ एक ही सूरत है अगर इम्पॉसिबल हो। और अगर इसका रिवर्स हो, नॉट हैपनिंग पे रखा हुआ है कि हाँ भाई अगर बहरी जहाज नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई करूंगा, तो अगर कोई टाइम फिक्स नहीं किया तो जब वो इम्पॉसिबल हो जाएगा तो मैं उसे काउंट करूंगा कि बहरी जहाज नहीं आएगा। और अगर आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना आए और वो भाई साहब आ गए। तो अगर आप गौर से देखें तो ये ऊपर वाले का एग्जैक्टली रिवर्सल है। वो हैपनिंग था, ये नॉट हैपनिंग था, तो जो चीज यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ लिखी हुई है, जो यहाँ लिखी हुई थी वो यहाँ है, जो ये लिखा हुआ है वो यहाँ आ गया, और जो ये लिखा हुआ है वो यहाँ आ गया, क्योंकि रिवर्स हो गया ना। तो ऐसे में पेपर में अगर इसके रूल्स आए तो आपने सिर्फ कॉमन सेंस से ये सोचना है, एक एग्जांपल ध्यान में रखनी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक एग्जांपल बड़ी काम करती है। पेपर में लॉ याद ना आ रहा हो, आप एग्जांपल पकड़ते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन आप एग्जांपल पकड़े और एग्जांपल के अंदर आपके अपने सारे इतने सारे इफ और बट नजर आ जाए और आप बहुत ज्यादा आगे से आगे कंफ्यूजन में जा चुके हो, तो इसलिए कम से कम कुछ ऐसी एग्जांपल्स अच्छी सी तय कर लिया करें जिससे आपको पेपर में बैठे बैठे अगर इंग्लिश नहीं भी ध्यान में आ रही, आप एग्जांपल सोचें और आप खुद से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चारों बातें समझ आई। देन इसमें पांचवा रूल होता है इम्पॉसिबिलिटी का। इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर हम कहते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल हो वो वैसे ही मना होते हैं। और अगर आप एक ऐसा एग्रीमेंट करें जिसमें आपने कोई इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, भाई मैंने कहा अगर बहरी जहाज आ गया तो मैं चिलगोजे प्रोवाइड कर दूंगा, जबकि बहरी जहाज डूबा हुआ है मुझे पता ही नहीं है, सामने वाले बंदे को भी नहीं पता। तो अगर पार्टीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लें जो कंटिंजेंट हो किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे, तो ये शुरू से ही वॉइड है, ये एग्रीमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि वो चीज तो इम्पॉसिबल है। वेदर और नॉट हमें इसकी इम्पॉसिबिलिटी पता थी, अगर हमें पता है तो भी गलत है, और अगर हमें नहीं भी पता तो भी गलत है, क्योंकि इस इवेंट ने कभी हैपन ही नहीं होना। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंडेंट है किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे, वो पहले ही दिन से वॉइड है। क्योंकि हमने यहाँ क्या कहा था, हमने कहा था अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो वॉइड हो जाएगा। तो जो था ही शुरू से इम्पॉसिबल वो तो पक्का पक्का वॉइड है। इसमें आखिरी एग्जांपल है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अगर एक बंदे के फ्यूचर कंडक्ट पे कोई चीज डिपेंडेंट है, कई दफा तो इवेंट होता है ना, कई दफा हम कहते हैं अगर उस बंदे ने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। तो सम टाइम जब आप इस तरह से तय कर लेते हैं कि ये इवेंट डिपेंड करता है उस बंदे के फ्यूचर एक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, आप कहते हैं सर कल एक्स्ट्रा पढ़ें, बड़ा मजा आ रहा है, जो लंबा सा लेक्चर हो 2.5-3-4 घंटे इजाफी पढ़े। तो मैं कहूं अच्छा अगर सर ने अपनी कल क्लास ना रखी सर अली इमरान ने, तो हम ज्यादा पढ़ लेंगे। अब ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये डिपेंडेंट है एक और सर के एक एक्शन पे कि अगर उन्होंने अपनी क्लास ना रखी। अब अगर सर ग्रुप में मैसेज कर दें कि कल लाजमी क्लास है और बड़ी जरूरी क्लास है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त हो गया, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट किया था सर के फ्यूचर एक्शन पे, और सर ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा वाला मामला खटाई में पड़ गया। तो अब अगेन सर ने मैसेज कर दिया ग्रुप में कि कल लाजमी क्लास होगी, तो मेरा आपका एग्रीमेंट खुद ही से खत्म हो गया। सर ने रात के वक्त दोबारा से मैसेज किया, हो नहीं मुझे गलती लगी थी, कल क्लास नहीं है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा जिंदा नहीं हो जाएगा, वो मर चुका हुआ है। यानी हम फर्दर कंटिजेंसीज को नहीं सोचेंगे कि अच्छा बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो मैं रेगुलर क्लास में इसकी एक एग्जांपल देता हूँ जिससे बात समझ आ जाती है कि जी एक बच्चा जो है वो अपने फादर से कहता है कि क्या आप मुझे फलाना प्लॉट जो है वो गिफ्ट करेंगे। तो वो फादर बच्चे से कहता है कि बेटा बात ये है कि तुम्हारे दादा ने भी आज तक वो प्लॉट मुझे नहीं दिया, तो जब वो मुझे प्लॉट मिला तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो चलो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर तुम्हारे दादा ने वो प्लॉट मुझे दे दिया तो वो प्लॉट मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किस दिन होगा? जिस दिन दादा बाप को प्लॉट देगा उस दिन वैलिड हो जाएगा। ये वॉइड किस दिन होगा?
जिस दिन दादा वो प्लॉट ही बेच दे या चचा को दे दे, फादर के दूसरे भाई को दे दे, यानी दादा डज एनीथिंग जिसने इस चीज को इम्पॉसिबल बना दिया है। हो सकता है बाद में दादा जिधर बेचे वो बाद में फिर से दादा को बेच दे और दादा फिर से इसके फादर को दे दे, इतनी दूर नहीं जाना, फर्दर कंटिजेंसीज को काउंट नहीं करना। इफ फ्यूचर इवेंट इज द वे इन विच पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, अगर ये एक फ्यूचर इवेंट ये है कि एक बंदा कैसे काम करेगा, द इवेंट शेल बी कंसिडर्ड टू बिकम, इवेंट को इम्पॉसिबल मान लिया जाएगा व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग, जब वो बंदा कुछ ऐसा करे विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल, जो इस चीज को इम्पॉसिबल बना दे, दैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम और अदरवाइज दैट अंडर फर्दर कंटिजेंसीज। अगर ये किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, एक बंदे के फ्यूचर एक्शन पे, और वो बंदा कुछ ऐसा करे जिसके बाद वो वैसा ना कर सके जो आपने तय किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट उसी को खत्म हो जाएगा। अदरवाइज देन अंडर फर्दर करने, फर्दर नहीं सोचना कि नहीं अच्छा होता तो माइंड चेंज हो जाए, अगर वो ऐसे कर लें या इस तरह से कर लें, तो अगेन क्रैश में वक्त कम है। अदरवाइज इसकी 5-6 बड़ी मजे मजे की एग्जांपल्स होती हैं जिससे बात समझ आ जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। इसकी थोड़ी सी आसान लैंग्वेज भी किताब में मैंने नीचे करके दी हुई है, तो अगर ये लैंग्वेज आपको मुश्किल लगे तो आप उस लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने जरूरी हैं। फ्यूचर डिपेंडेंट है उस बंदे के एक्शन पे, और वो बंदा फिर कुछ ऐसा करे जिसके बाद वैसा ना कर सके जो आपने तय किया हुआ